नमस्कार, सलाम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। फ्रेंड्स, दिस इज आर.के. चौधरी फ्रॉम एजुकेशन टारगेट। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पढ़ा था सीखना के सिद्धांत के बारे में, जिसमें आपने देखा था कई सारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने सीखना सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, जिसमें थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, गेस्टाल्टवादी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कर्ट लेविन का क्षत्रीय सिद्धांत, दैट मीन्स कर्ट लेविन या कुर्ट लेविन, कुछ भी कह सकते हैं, कर्ट लेविन थ्योरी ऑफ रीजनल लर्निंग। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। आज का क्लास सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन तो आने ही आना है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं बनता है। तो गेस्टाल्ट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था गेस्टाल्टवादियों के बारे में, जिसमें आपने देखा था कि गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत कोहलर, कोफ्का, वर्थिमर, इन तीनों का नाम आता है। और आज आप देख लेंगे कि कर्ट लेविन जो है ये भी गेस्टाल्टवादी ही है। चौथा कंडीशन में इनका भी नाम आएगा। अब देखिए, सीटेट एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आपसे कर देगा कि गेस्टाल्टवादी कौन मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए कोहलर, कोफ्का, वर्थिमर। ऑप्शन बी कोहलर, कोफ्का, वर्थिमर और कर्ट लेविन। ऑप्शन सी कोहलर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहां पर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि वहां पे कर्ट लेविन भी है। ठीक है, तो ये भी गेस्टाल्टवादी थे। ठीक, अब जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक क्यों कहा जाता है? देखिए, जर्मनी के थे, अमेरिका में जाकर के विश्व विख्यात विद्यालय स्टैनफोर्ड और इओवा में इन्होंने अध्यापन कार्य किया था। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये जो सिद्धांत है कर्ट लेविन का क्षत्रीय सिद्धांत, यह जो है सो गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत के समान ही है, बस थोड़ा सा मतलब डिफरेंस देखने को मिलता है। पिछले क्लास में आपने क्या देखा था कि गेस्टाल्टवादियों ने यह साबित करके बताया था कि प्रयोज्य जो है, व्यक्ति जो है, अंतर्दृष्टि एवं सूझ के माध्यम से कैसे सीखता है। उन्होंने कहा था, जो थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो बताया है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने बनमानुस, सुल्तान नाम के बनमानुस के प्रयोग के माध्यम से भी गेस्टाल्टवादियों ने क्लियर करके दिखाया कि थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल के माध्यम से नहीं, बल्कि व्यक्ति या प्रयोज्य अंतर्दृष्टि एवं सूझ के माध्यम से सीखता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये देखने को मिलेगा कि गेस्टाल्टवादियों ने कहा था अंतर्दृष्टि, सूझ, अनुभव के आधार पर बोला था, और यहाँ पे जो है सो अनुभव की जगह आपको व्यवहार को महत्व दिया जाता है, मानवीय अभिप्रेरण पर बल दिया जाता है। मतलब इसमें जो सीखता है तो इसमें जो है सो अनुभव की जगह व्यवहार को महत्व दिया जाता है, और इस सिद्धांत में मानवीय अभिप्रेरण पर बल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इसको, जैसे और कई सारे जो सिद्धांत आपने पढ़ा उनको कई नामों से जाना जाता था, तो इसमें भी देख लेते, नहीं तो फिर कंफ्यूज करेंगे। देखिए, इस सिद्धांत को कर्ट लेविन का क्षत्रीय सिद्धांत कहते हैं, लक्ष्य का सिद्धांत कहते हैं, अधिगम का तल रूप सिद्धांत कहते हैं, सही दिशा का सिद्धांत कहते हैं, सदिश का सिद्धांत कहते हैं, समूह गतिशीलता का सिद्धांत कहते हैं, समूह गतिकी का सिद्धांत कहते हैं, व्यवहार गति का सिद्धांत कहते हैं, प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत कहते हैं, और गत्यात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इतने सारे नामों से इसे जाना जाता है। तो देखिए, अब थोड़ा सा हम मुख्य बातें पर आते हैं, मतलब इस सिद्धांत में कहा क्या गया है, निचोड़ पहले थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, किसी मतलब उसका जो बिहेवियर, जैसे मैं एक मानव हूं, है ना, तो मेरा जो व्यवहार है, मैं जिस वातावरण में रह रहा हूं, ठीक है, उससे प्रभावित होते रहता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर जो है, व्यवहार जो है, वो जिस मतलब पर्यावरण में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते रहता है। इसकी जो मुख्य बातें हैं मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वह जो है उसे पाने के लिए मेहनत करता है और आगे बढ़ना चाहता है, उसे मतलब प्राप्त करना चाहता है। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं उसे पाना चाहूँगा, उसके लिए मेहनत करूँगा, फिर वहाँ तक पहुँचूँगा। मतलब मुझे लक्ष्य तक पहुँचना है, और लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कई सारी बाधाएं आती हैं, और कई सारी बाधाएं आती हैं तो हमारे पास कई सारी शक्तियाँ भी मौजूद होती हैं जो उस बाधाओं को तोड़ देती है, फिर हमें लक्ष्य तक पहुँचाती है, गोल तक अचीव करवाती है। तो यही चीज़ें हैं, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं, बट अब उसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में जाएंगे। सब एक बात आप जान लीजिए, हाँ, ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा गणित में कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, बस थोड़ी सी एक फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ना, इस सिद्धांत को पूरी तरह से एकदम क्लैरिफाई करता है। क्या है ये? जितनी बातें मैंने कही है अभी बस इतना ही में सत्यानाश दिया हुआ है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि विदाउट मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। आजकल देखिए क्या होता है कि जब क्लास शुरू होता है ना, तो अक्सर लड़कियों का केसेस आता है, सर मुझे नींद आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं, विद्यार्थी का जो लक्षण है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो कभी आप जो है सो अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे। डेट मीन्स काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मतलब कागा की तरह चेष्टा होना चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी, कम खाना है। मतलब जितनी भी समस्याएं आती हैं लड़कियों की खास करके, मतलब मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो मुझे नींद आने लग रही है, कम खाइए आप,
शारीरिक समस्याएं भी ज़्यादा आती हैं, तो ऐसे लोगों को मैं पहला सजेशन यही देना चाहूँगा कि कम खाइए, ये सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अल्पाहारी गृह त्यागी मतलब कम खाने वाला विद्यार्थी होना चाहिए, और गृह त्यागी मतलब घर को त्याग करने वाला, तब जाकर आप अपने लक्ष्य को मतलब प्राप्त करेंगे। इस सिद्धांत में लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्या करी भी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये B बराबर F, B इज इक्वल्स टू F इंटू P। अब ये क्या है? यही इस सिद्धांत को पूरी तरह से बखान करता है। कैसे करता है? तो B बोले तो बिहेवियर, ठीक, ये आ रहा है। F बोले तो फंक्शन, P बोले तो पर्सन, E बोले तो इन्वायरमेंट। ठीक, देखिए अब बिहेवियर, मैंने कहा था ना कि जिस मतलब वातावरण में आप रहेंगे उससे आप प्रभावित होते रहेंगे। मान लीजिए एक मानव है, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है, यह सिद्धांत कहता क्या है? B इज इक्वल टू F इंटू P। ये इतना याद है कि सिद्धांत को आप याद कर लिए, मतलब आपके दिमाग में सेट हो गया। B क्या होता है? बिहेवियर, ठीक, F फंक्शन। अब देखिए कुटलेवी ने यहाँ पर क्या किया है कि F को जो है सो दो कंडीशन में बांट दिया। पहला लाइफ स्पेस, जिसका हिंदी होता है जीवन दायरा, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूं, और दूसरा फील्ड, इसका हिंदी होता है क्षेत्र। ठीक है, बिहेवियर का हिंदी मीनिंग व्यवहार। ठीक है, अब बोले तो फंक्शन, जिसको कटलेवी ने दो पार्ट में बांटा है। लाइफ स्पेस मतलब जीवन दायरा, और फील्ड मतलब क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद पी बोले तो पर्सन मतलब कोई व्यक्ति है, और ई बोले तो इन्वायरमेंट मतलब आपका जो पर्यावरण है, वातावरण है। ठीक, चलिए अब क्या हो, इसको देखिए फॉर्मूला से ड्राइव करते हैं। मानव का जो व्यवहार है, ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, बी से बिहेवियर, मानव का जो व्यवहार है, पर्सन मतलब व्यक्ति, ई बोले तो इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, इस दोनों का, ठीक है, इस दोनों का प्रतिफल है, मतलब फंक्शन है, लाइफ स्पेस है, फील्ड है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने यहां भी लिख दिया है कि मानव व्यवहार व्यक्ति एंड वातावरण दोनों का प्रतिफल है। कटलेवी का बस यही सिद्धांत और कुछ नहीं है। ठीक, अब फिर से समझते हैं। B इज इक्वल टू F इंटू PE। B बोले तो बिहेवियर, F बोले तो फंक्शन, दैट मीन्स कटलेवी के अनुसार जीवन दायरा, लाइफ स्पेस, एंड फील्ड मतलब क्षेत्र। ठीक, P बोले तो पर्सन, E बोले तो इन्वायरमेंट, मतलब ह्यूमन बिहेवियर, पर्सन और इन्वायरमेंट का, दोनों का, ठीक है, दोनों का। F बोले तो फंक्शन, जीवन दायरा या फील्ड मतलब दोनों का प्रतिफल है। बस इतना ही है यह थ्योरी, और अब इसको डिटेल्स में समझते हैं। देखिए क्या होता है। हाँ, अब थोड़ा सा और इसको डीप जाते हैं। देखिए यहां पर क्या बोला कि व्यक्ति का मतलब क्या होता है? यहां जैविक प्राणी से नहीं है, मैं एक व्यक्ति हूं, सिंपल व्यक्ति नहीं हो गया। यहां पे व्यक्ति का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक व्यक्ति, मतलब मनोवैज्ञानिक व्यक्ति, और इन्वायरमेंट का मतलब मनोवैज्ञानिक वातावरण। ठीक, साइकोलॉजिकल। देखिए किसी भी फील्ड में ह्यूमन का जो बिहेव है, पर्सन मतलब मनोवैज्ञानिक व्यक्ति, न कि जैविक प्राणी, और वातावरण न कि भौतिक और सामाजिक वातावरण, उसकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की बात कर रहा है, मनोवैज्ञानिक वातावरण की बात कर रहा है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये काफी डीप जाकर हम समझ रहे हैं। और यहाँ पर फंक्शन को इन्होंने लाइफ स्पेस, जीवन धारा, इसको फील्ड मतलब क्षेत्र कहा है। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि मानव व्यवहार जो है, ह्यूमन का जो बिहेव है, व्यक्ति एंड वातावरण, पर्सन एंड इन्वायरमेंट, व्यक्ति एंड वातावरण दोनों का क्या है? फंक्शन मतलब लाइफ स्पेस एंड फील्ड मतलब दोनों का प्रतिफल है। बस यही इस थ्योरी का सबसे बड़ा सार है, सारांश है। ठीक, ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मुख्य बातें तो हमने देख ही ली है। अब हाँ, अब देखिए ये जो तीन कंडीशन है, मतलब जब भी, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सीखना के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हमने थॉर्नडाइक, स्किनर, सबने अपने अपने बारे में अपने अपने तरीके से सीखना सिद्धांत के बारे में व्याख्या करी थी। ठीक, तो इन्होंने क्या किया? देखिए मानव का जो व्यवहार है वो अधिगम करता है। कटलेवी ने जो दिखाया था उसमें इन्होंने तीन बातों पर महत्वपूर्ण रूप से बल दिया था, जिसको तीन पदों को लेकर चला था। पहला पद क्या था? लाइफ साइंस। लाइफ साइंस आपने यहां देखा, जीवन दायरा, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरा हो चुका है। ठीक, दूसरा कंडीशन वेक्टर्स एंड वैलेंस मतलब कर्षण, ये क्या होता है? अब देखिए यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। इतना वेक्टर्स और वैलेंस का जो कर्षण, इसकी जो अवधारणा है वो भौतिक शास्त्र और मैकेनिक्स से लिया गया है, ये तो आपको रटना पड़ेगा। ठीक, जैसे टोपोलॉजी का अवधारणा गणित से लिया गया है, तो ये एक दूसरी चीज है, यहां पे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, वेक्टर जो व्यक्ति को लक्ष्य के पास या दूर ले जाता है। अब देखिए बात,
इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसके पास एक वेक्टर कार्यरत है तो वो अपनी निहित शक्ति की बदौलत जो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। मतलब दो केस में इसको समझ रहे हैं। अभी देखा आपने फर्स्ट केस, और सेकंड केस में क्या होगा, अगर व्यक्ति के पास कई सारे वेक्टर कार्यरत है और कई दिशाओं में उसे खींचा जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि जब हर एक दिशा में खींचा जा रहा है तो जिसका स्वाभाविक सी बात है, तब उसका जो शक्ति है, वेक्टर्स का शक्ति जहां ज्यादा होगा वहीं पर जो है लक्ष्य प्राप्ति की संभावना भी ज्यादा होगी और बाधाएं खड़ी करने की संभावना भी ज्यादा होगी। बस यही चीज आपको समझना है दो कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन में अगर एक दिशा में था और दूसरी कंडीशन में अनेकों दिशा में था, ठीक है, तो एक तो आराम से इजी वे में लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। लेकिन दूसरा कंडीशन में जो सो जितनी मतलब ज्यादा जो है दिशाओं में उसको जो है फैक्टराइज किया जा रहा है, तो उसी तरह जो है सो वेक्टर मतलब इसका जो निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष में क्या निकलेगा कि वेक्टर की जो शक्ति है, जिस मतलब जहां पर ज्यादा दिशा जो है मतलब जा रही है, वहां पर क्या होगा कि लक्ष्य मतलब लक्ष्य की भी प्राप्ति की संभावना, प्रबल संभावना बढ़ेगी और बाधा की भी जो है सो संभावना बढ़ेगी। तो मतलब जब हम अपने लक्ष्य की ओर, अब शुरुआत में मैंने आपको मुख्य बात में ही कह दिया था कि जब भी कोई व्यक्ति जो है सो अपने लक्ष्य की ओर जाता है तो कई सारे बाधाएं क्रिएट होती है, फिर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे तोड़ देती है, फिर आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाते हैं। तो उसी चीज को यहां पर इन्होंने दिखाया, ठीक है, यहां पर फर्स्ट केस में और दूसरा सेकंड केस में। चलिए तीसरी बात पे आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए इसमें वेक्टर्स कैसे समझेंगे, किसी व्यक्ति की जिंदगी में वेक्टर्स कार्यरत हैं, ये एक बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका व्यवहार बताएगा। कोई भी व्यक्ति के बारे में हम जानना चाहते हैं कैसे वेक्टर्स कार्यरत है, यहां पर देखा ना दो कंडीशन, तो कैसे कार्यरत है, व्यक्ति का व्यवहार से पता चलेगा, व्यक्ति का अधिगम मतलब वो जो सीखता है, विकास की प्रक्रिया की वर्तमान जो कंडीशन है, अभी जो सीख रहा है उसका जो कंडीशन, अभी प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, उस समय की जो स्थिति है उसका, और फ्यूचर मतलब भविष्य में होने वाला है, क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है। किसी भी मतलब किसी भी इंसान के बारे में जब अगर पता करेंगे कि कैसे वेक्टर्स जो है उसमें कार्यरत है, उसके व्यवहार, अधिगम, विकास की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति मतलब प्रेजेंट कंडीशन की बात कर रहा है और फ्यूचर में भविष्य में क्या होने वाला है, इससे जो है पता चल जाएगा कि उसकी जिंदगी में वेक्टर कैसे कार्यरत है। ठीक, आपने देखा ये पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, टोपोलॉजी। अब देखिए ये टोपोलॉजी गणित के बारे में आपने देखिए, आप जब साइंस पढ़ते हुए माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी, मतलब कई सारे इस टाइप के, ये कंफ्यूजन करता है, जिसको थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि साइंस का तो क्लास है नहीं। चलिए तो टोपोलॉजी देखिए, इसकी अवधारणा गणित से ली है। किसने? तो लेविन ने, कर्ट लेविन। कहां से ली है? तो गणित से। ऐसे पूछ देगा कि कर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत में जो है सो टोपोलॉजी की अवधारणा कहां से ली गई है, तो गणित से ली गई है। इस तरह से सीटेट में क्वेश्चन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए गणित में इसका प्रयोग दूरी व स्थान को लेकर ज्यामितीय आकृतियों का अपेक्षाकृत स्वरूप तय करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज करिएगा कि ज्यामितीय आकृति जो होती है वो कौन सी होती है। आप जब मतलब मैथ पढ़ते होइएगा ना, तो वहाँ पर जो है सो ज्योमेट्री चैप्टर पढ़े होइएगा, ठीक है, उसी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर कई सारे आप देखे होंगे, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, इस टाइप मतलब आकृतियाँ, इस टाइप की आकृतियाँ जो है, डस्टर छोड़िए उसको, चलिए कोई बात नहीं। तो गणित में इसका प्रयोग दूरी व स्थान को लेकर ज्यामितीय आकृतियों का अपेक्षाकृत स्वरूप तय करने के लिए किया जाता है। इस स्वरूप की बात कर रहा है, इसको तय करने के लिए किया जाता है। कैसे किया था हम थोड़ा आगे देखेंगे। और देखिए टोपोलॉजी को किस प्रकार आप व्यक्त कीजिएगा, सीमा रेखा के माध्यम से व्यक्त कीजिएगा। सीमा रेखा वो कैसे, वो भी नीचे देखते हैं। व्याख्या देखिए, टोपोलॉजी की भाषा में जो है ना, जब भी किसी भी विषय में जो है सो किसी भी मतलब वस्तु का जो है सो व्याख्या किया जाएगा, तो कैसे किया जाएगा। यहाँ पर दो कंडीशन आएगा। देखिए फर्स्ट कंडीशन में जो है सो, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, या पेन नहीं, ये कमरा है, ठीक है, ये रूम है। इसका हम इसकी कैसे मेजरमेंट करते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब निकाल के करते हैं। उसके माध्यम से आप नहीं करेंगे आप यहाँ पर। मतलब टोपोलॉजी की भाषा में किसी भी वस्तु का जो है सो आप इस कंडीशन से उसका नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे फिर? तो देखिए इसमें जो है सो किस तरह से पता चलेगा कौन किसके अंदर है, कौन किसके बाहर है, ठीक है, और कौन किसके आगे है, कौन किसके पीछे। इस कंडीशन से जो है सो आप जो है सो इसमें टोपोलॉजी मतलब गणित की भाषा में जो है सो व्याख्या करेंगे। किसी भी वस्तु की व्याख्या, देखिए फिर से समझते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज कर रहे होइएगा। व्याख्या किसी भी वस्तु की जब हम व्याख्या करेंगे ना, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, इसके माध्यम से नहीं करके उसकी जो है सो मतलब कौन किसके पीछे है, कौन किसके आगे है, कौन किसके मतलब अंदर है और कौन किसके बाहर है, इसके माध्यम से हम इसकी व्याख्या करेंगे। अब कैसे करेंगे तो यहाँ देख लेते हैं। देखिए जैसे ज्यामितीय आकृति दिया हुआ है ना, ये क्या है, सर्कल है, वृत्त है, ये क्या है, अंडाकार आकृति है, और ये क्या है, बहुभुज है, दैट मीन्स पॉलीगन।
तो देखिए ये जो ज्योमितीय आकृति है इसकी रचना तथा आकृति, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी रचना, जैसे इसको बनाया गया, कंस्ट्रक्शन समझते हैं ना, रचना तथा आकृतियों में विभिन्नता के बावजूद, जैसे मान लीजिए कि ये सब विभिन्न है, डिफरेंट है ना जी, सब सेम आकृति रहता तो कैसे रहता, अगर ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट आकृति है। तो डिफरेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, रचना तथा आकृतियों में विभिन्नता के बावजूद, मतलब सब डिफरेंट है, इसका रचना अलग है, इसकी आकृति अलग है, ठीक, इसकी भी उसी तरह अलग है, इसकी भी अलग है, विभिन्नता के बावजूद भी कोई फर्क नहीं माना जाता। मतलब अगर इसमें टोपोलॉजी की यही खासियत है कि जब इसमें कितना भी डिफरेंस क्यों ना हो जाए, इसमें कोई अंतर नहीं माना जाता। यहां पर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कोई अंतर नहीं माना जाता। अब आपने क्या देखा, इतनी जो चीजें देखी आपने, इतनी जो चीजें देखी, इसमें सबसे मुख्य बात क्या रहा, मतलब कोई भी व्यक्ति का मतलब क्या, पर्सन का मतलब क्या, सीधा सिर्फ जैविक प्राणी नहीं, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति, कोई भी मनोवैज्ञानिक व्यक्ति किसी सामाजिक और भौतिक वातावरण में मतलब रहते हुए, यहां पर क्या बोला, एनवायरनमेंट को हमने क्या बोला है, जैसे व्यक्ति को मैंने क्या कहा था यहां पर, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति, उसी तरह यहां पर एनवायरनमेंट को क्या कहा था, मनोवैज्ञानिक वातावरण। मतलब कोई भी मनोवैज्ञानिक व्यक्ति किसी भी भौतिक या सामाजिक वातावरण में न रहते हुए मानवीय वातावरण में विचरण कर रहा होता है, तब उसका जो अधिगम होता है वह विवेकशील होता है, प्रयोजनशील होता है, लक्ष्योन्मुखी होता है। लक्ष्योन्मुखी मतलब लक्ष्य की ओर अग्रसर, ठीक है। और यह जो सिद्धांत है, इसमें किसका बोलबाला रहा है, तो अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसका आपने पढ़ा था, गेस्टाल्टवादियों का अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत का बोलबाला रहा है। तो आज का टॉपिक यही टॉपिक था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछ देता है, ठीक है। तो हम तो सीटेट के दृष्टिकोण से पढ़ रहे थे, इसमें कुछ मुख्य पॉइंट जो रहा ये रहा था, अनुभव की जगह पर व्यवहार पर बल दिया गया और मानवीय अभिप्रेरण पर भी बल दिया जाता है। चलिए, तो आज का क्लास कुछ छूटा तो नहीं है, इसको थोड़ा सा आप डेप्थ में देख लीजिएगा। कहने का मतलब मुख्य बात यह हुआ कि मानव का जो व्यवहार है व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, ठीक। मानव का जो व्यवहार है व्यक्ति और वातावरण, पर्सन और एनवायरनमेंट दोनों का जो है सो प्रतिफल है। प्रतिफल यहाँ पर फंक्शन, लाइफ स्पेस और फील्ड, मतलब जीवन, दायरा और क्षेत्र, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज का क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि किसी भी टारगेट को अगर आपको अचीव करना हो ना, तो मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस तब टूट जाएगा जब आप मेहनत नहीं करेंगे, किसी पर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। आपको एक बात बताता हूं, देखिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जब आपको मतलब काफी जद्दोजहद, मशक्कत करना पड़ता है ना, तो आपको ऐसा लगता होगा ना कि ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा हो जाता है कभी कभी, आपका धैर्य जवाब देंगे, तो कहते हैं ना कि कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते करते स्टूडेंट का धैर्य जवाब देने लगता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, धैर्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर कोई इंसान धैर्य से खेल लिया तो फिर धैर्य उसकी जिंदगी के साथ खेल जाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, ठीक है। एक छोटी सी कहानी, जब आप अगर आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, फिर आगे बढ़िए। मतलब किसी भी तरीके से उसे करना क्या होगा, थोड़ा टाइम ही लगेगा ना, और क्या लगेगा। एक छोटा सा कहानी देखिए, एक बार की बात है कि मतलब एक कंपनी का जो मैनेजर था अपनी नाव को लेकर के समुद्र में जा रहा था। देखिए संघर्ष क्या होता है और टेक्निक क्या होता है। समुद्र में जा रहा था और जाते जाते क्या हुआ कि वो जो है सो खराब होने लगा। तो बहुत समझदार था मैनेजर, तुरंत नाव को जो है सो किनारे ले आया, समुद्र के किनारे, और एक इंजीनियर को फ़ोन किया, इंजीनियर को बुलाया गया। उसमें कुछ खराबी आ गई थी। इंजीनियर आए तो मतलब वो बोले इसमें कुछ सामान लगेगा, तो वो जो है सो मतलब उसको देख लिए, बोले तब तक मैं देखता हूँ इसे, आप भी मतलब आराम से बैठिए। वो लोग क्या किए, पहले तमाम कोशिशें करने लगे। इंजीनियर कुछ काम से मतलब कुछ समय के लिए उन्हें जाना पड़ गया कहीं, बोले मैं आ रहा हूँ, तब तक जो है सो आप मतलब बैठिए, मैं आ रहा हूँ। ये लोग क्या किए, अपनी तरीके से फुल कोशिश किए। फुल कोशिश करने के बाद क्या होता है कि ये जो है सो मतलब ठीक नहीं हुआ, ठीक है, मशीन। अब फिर इंजीनियर आते हैं वहाँ से और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको खोला, उस मतलब मशीन को, और देखा, भांपा, और एक सही जगह सटीक हथौड़ा मारा और मशीन सही हो गया। तो मैनेजर ने पूछा कि इंजीनियर से कि कितने चार्जेस हुए आपके, तो उन्होंने कहा 10,000, ठीक। अब ये कंफ्यूज हो गया कि भाई एक हथौड़ा मारने का चार्ज 10,000 कैसे हो सकता है। तो इन्होंने कहा बिल बना के दीजिए मुझे, कैसे हो गया एक हथौड़ा मारने का चार्ज 10,000 रुपये। तो इंजीनियर क्या किया, एक बिल बना के दिया और उसमें लिखा, अब ये थोड़ी सी कॉमेडी हो गई, उसने लिखा कि देखिए हथौड़ा मारने का जो चार्ज था वो मात्र 50 रुपये था, 50 रुपीज, और कहां पे हथौड़ा मारना है उसके चार्ज 9,950 रुपये थे। मतलब टोटली 10,000 रुपये आपके हुए।
अगर आपको पता होता तो आप भी हथौड़ा उसी जगह मार देते। मतलब टेक्निक का इस्तेमाल। और टेक्निक देखिए, दुनिया में आपको अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो सिर्फ दिखावे से काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक बहुत ही पुरानी मतलब बातें हैं, मोटिवेशनल बातें हैं कि अगर सामने वाले की जो मतलब दिखावा आपके वास्तविकता से कमज़ोर पड़ जाए तो आप जरूर ही उनकी नज़र में नापसंद किए जाओगे। आपकी वास्तविकता सामने वाले के दिखावे से बेहतर हो जाए तो जरूर ही आप सामने वाले की नज़र में नापसंद किए जाओगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपको अपने हुनर को छोड़ देना चाहिए। आपको अपने हुनर को पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि समय सबसे बड़ा ताकतवर चीज़ होता है और वह आपको एक न एक दिन आपकी मंजिल तक जरूर पहुँचाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स कोशिश कीजिए कि इस टॉपिक को जो है डीपली पढ़िए। बहुत अच्छा क्लास था आज का। और क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाने के बाद क्या होगा कि आपका जो अंदर का हेजिटेशन होगा ना, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि हेजिटेशन हमारे लाइफ में सबसे बड़ी बाधा है, शर्म हमारे लाइफ में सबसे बड़ी बाधा है। इन चीज़ों को हटाना है, अपनी कमजोरियों पर काम करना है और खुद को एक मतलब क्या कहते हैं उसको, विस्फोटक नहीं, मतलब एक अच्छे स्टूडेंट्स की भांति खुद को निखारना है और अपने प्रदर्शन को बेहतरीन करना है और रिजल्ट करना है। क्योंकि कहते हैं ना कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज का क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।